एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR कॉमर्स बाय अरविंद पर। इकोनॉमिक्स की जो सीरीज शुरू की हुई है उसके अंतर्गत आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। यह है लोक राजस्व यानी पब्लिक फाइनेंस, है ना। इससे पहले हम बजट पढ़ चुके थे। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अभी तक आपको अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। लोक राजस्व पब्लिक फाइनेंस। अब पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, ठीक है जी। तो आप जानते हैं जो सरकार है ना, जहाँ पब्लिक वर्ड आ जाए वहाँ सरकार से ही मतलब होता है, ठीक है। तो सरकार का कुल लेन देन सरकार जो भी लेती है देती है उस चीज़ को हम पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं, ठीक है जी। याद रखेंगे, सरकार का जो भी लेन देन होता है उसी चीज़ को हम पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं, यानी लोक राजस्व बोलते हैं। अब लोक राजस्व होता है कितने प्रकार, लोक राजस्व में क्या होता है, तो दो तरह की चीज़ आएंगी। हम लेन देन की अगर बात करें तो एक लेना और एक देना। तो लेना यानी कि आय, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय, ठीक है जी। सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय यानी पब्लिक रिसीप्ट्स और पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय। आप सार्वजनिक आय और व्यय को अलग अलग अगर करते हैं तो सार्वजनिक आय क्या में क्या क्या चीज़ आएंगी, दो तरह की आय आएंगी, एक राजस्व आय और एक पूंजीगत आय। राजस्व आय यानी रेवेन्यू रिसीप्ट्स और पूंजीगत आय यानी कैपिटल रिसीप्ट्स। ऐसे हम बात करते हैं सार्वजनिक व्यय की, तो सार्वजनिक व्यय में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, है ना, दो तरह के व्यय आएंगे। अब ये होते क्या हैं, तो सार्वजनिक आय का मतलब सरकार की कुल आय और सार्वजनिक व्यय का मतलब सरकार का कुल खर्चे, ठीक है जी। आप आय की अगर बात करें तो आय में दो तरह की आय, एक राजस्व आय और एक पूंजीगत आय। राजस्व आय और पूंजीगत आय में डिफरेंस समझते हैं। राजस्व आय का मतलब ऐसी आय जिसे सरकार को लौटाना नहीं पड़ता, ठीक है। जो सरकार के पास आ गई, सरकार ने कुछ सर्विस दी, उसके बदले सरकार, जैसे हम रेल में सफ़र करते हैं, है ना, रेल में हम जाते हैं तो उसमें किराया देते हैं, सरकार को किराया देते हैं, सरकार ने उसके बदले सर्विस दे दी, हम जहाँ जाना था वहाँ चले गए। अब सरकार इस पैसों को हमें वापस नहीं लौटाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह की आय सरकार की ऐसी आय हुई राजस्व आय, है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट। ऐसे जब कर, है ना, सरकार जो कर लेगी, हालांकि टैक्स का पैसा जो है किसी न किसी और रूप में लौटा देती है, लेकिन डायरेक्ट आपको नहीं आएगा। तो रेलवे से हुआ, कर से हुआ, ठीक है। पूंजीगत में क्या हुआ, पूंजीगत आय ऐसा पैसा जो सरकार को लौटाना होता है, लौटाना होता है। और जो लौटाना नहीं होगा वो उसका होगा राजस्व आय। और जो लौटाना होता है ना, इनके प्योर ये कह सकते हैं प्योर गवर्नमेंट का ही है, इसे लौटाना होता है। जैसे कि FD फिक्स डिपॉजिट्स हो गई, है ना, बॉन्ड हो गए। अभी सरकार के तो आए हैं, लेकिन एक निश्चित अवधि बाद, ये समय समाप्त होने के बाद सरकार को इन्हें क्या करना होगा, लौटाना पड़ेगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं, राष्ट्रीय सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक आय में हम जो बात कर रहे हैं, सार्वजनिक आय में दो तरह की आय, राजस्व आय और पूंजीगत आय। राजस्व आय मतलब ऐसी आय जिसको सरकार को लौटाना नहीं है, ठीक है। वो सर्विस दिया, उसके बदले वो चीज़ ले ली, उसे लौटाना अब उस सरकार को नहीं है। लेकिन हमारी जो पूंजीगत आय होगी उसे चीज़ को उसे लौटाना होगा, है ना। अब देखते हैं, जैसे एक एग्जाम ही कंडक्ट करा रही है, एग्ज़ाम फीस ले ली सरकार ने, है ना, तो क्या उसे फीस को वापस लौटाएगी? नहीं, उसके बदले एग्जाम आपको कंडक्ट कराएगी। तो बहुत सारी चीज़ होती है जो सरकार लेती है, लेकिन उस चीज़ को लौटाएगी नहीं। लेकिन ऐसी आय जिसे लौटाना होगा उस चीज़ को हम बोलते हैं पूंजीगत आय, है ना। बैंक की FD जैसे बता दी, या बैंक में पैसे भी जमा है, बैंक डिपॉजिट्स हुआ, LIC करा लिया, लेकिन निश्चित बात सरकार उसे लौटाएगी, तो इसलिए वो चीज़ क्या है, पूंजीगत आय है, ठीक है। अब ऐसी बात करते हैं सार्वजनिक व्यय की। सार्वजनिक व्यय में दो तरह के व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सॉरी, ऐसे व्यय जो एक साल के अंदर ही करने होते हैं हमें, ठीक है जी। और पूंजीगत व्यय जो कि ढांचागत व्यय होते हैं, ढांचागत व्यय जो लंबी अवधि तक चलेंगे। जैसे रेलवे फाटक बनाना, रेलवे में मेट्रो बना रहे हैं, है ना, पुल बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं, है ना, एक साल से ज़्यादा तक चलते हैं, खर्चे ये होते हैं। और ये जनरली जैसे सब्सिडी देना किस चीज़ पे,
है ना। अभी आप देख रहे हैं कि राशन वगैरह मुफ्त राशन बंट रहा है, तो ये राजस्व व्यय है, ठीक है जी। ऐसे व्यय जो एक साल के अंदर अंदर करने होते हैं राजस्व व्यय हुए, लेकिन जो लंबे ढांचागत होते हैं वे आपके पूंजीगत व्यय हो गए, ठीक है जी। तो आपको समझ में आया कि लोक राजस्व क्या है, सरकार का कुल लेन देन लोक राजस्व है। उसमें इसके दो तरीके से होंगे, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय। पब्लिक रिसीट, पब्लिक रिसीट्स में राजस्व आय जैसे सरकार को लौटाना नहीं होता है, ठीक है। जो आय होगी इसके बदले सरकार ने कुछ सर्विस दी, लेकिन पूंजीगत आय जैसे सरकार को लौटाना होता है, ठीक है। ऐसे राजस्व व्यय, सब्सिडी हुआ, इस तरह की चीज़ जो ऐसे खर्चे जो कम राशि के होंगे, और जैसे किसान सम्मान निधि है ना, 500 रुपये प्रति किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, 500 रुपये किसान को दे दिए। ये पेंशन दे रहे हैं, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, कुछ इस तरह के खर्चे सरकार करती है ना। इस पर सब्सिडी तो दे रही है ना, जब बिजली का बिल इतने यूनिट तक फ्री करती है, ये वगैरह जो भी घोषणाएँ करती हैं। तो इस तरह के व्यय राजस्व व्यय और पूंजीगत, रेलवे, मेट्रो, पुल, बांध, सड़क, सब ढांचागत विकास जो करना है, सड़क बनानी है, वे आपके पूंजीगत व्यय हुए, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया। इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। अब एक चीज़ होता है घाटा, डेफिसिट, ठीक है। क्या होता है घाटा यानी डेफिसिट। अब घाटे कितने प्रकार के होते हैं, है ना। हम बात करते हैं घाटा, ये डेफिसिट। अब ये डेफिसिट यानी घाटा क्या होता है, घाटा वही होगा जब हमारी आय कम और खर्चे ज़्यादा, तो घाटा होगा। जनरली हम देखते हैं सरकार चलते, सरकार में ये घाटे निकल जाते हैं। कौन कौन से घाटे होते हैं इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला आएगा नंबर 1 राजस्व घाटा। जैसे राजस्व आए थे तो राजस्व घाटा, ठीक है जी। राजस्व घाटा क्या होगा, देखो मान के चलो राजस्व आय है सरकार की 100 करोड़ है, ठीक है जी, और पूंजीगत आय मान लो 400 करोड़ है, ये तो ही आय। लेकिन जो व्यय है, सपोज को राजस्व आय हो गए, व्यय हो गए 120 करोड़, और पूंजीगत जो व्यय है वो हो गए 480 करोड़, ठीक है। तो घाटा तो हो रहा है, ठीक है जी। और आप ये देखेगा, मैं बात करूँ कि राजस्व आय 100 करोड़ है, पूंजीगत आय 400 करोड़ है, तो टोटल सार्वजनिक आय कितनी है 500 करोड़। अब ऐसे ही यहाँ से 120 करोड़ राजस्व आय और 480 करोड़ पूंजीगत आय, तो टोटल 4-5-600 करोड़, 600 करोड़ सरकार का सार्वजनिक व्यय है, ठीक है। तो अब घाटे यहाँ देखो कैसे लग सकते हैं। पहली बात अगर मैं करूँ राजस्व घाटा, तो राजस्व घाटा कि 100 आय इतनी हुई, व्यय 120 हुए, तो घाटा कितना होगा 20 करोड़ का। तो निकालने का तरीका क्या होगा, राजस्व घाटा निकालना, तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो 120 माइनस 100 बराबर 20 करोड़ में लगा रखा हमने। इस ऐसे ही हो सकता है पूंजीगत घाटा, पूंजीगत घाटा। तो पूंजीगत घाटे की बात करें तो पूंजीगत व्यय में से पूंजीगत आय घटा देंगे, कितना हुआ जी, पूंजीगत व्यय आपको हुआ था 480 करोड़, तो पूंजीगत आय आपकी थी 400 करोड़, तो ये हो गया 80 करोड़। ऐसे इन दोनों का मिश्रण वही सार्वजनिक घाटा, सार्वजनिक घाटा। सार्वजनिक घाटे की बात अगर हम करते हैं तो हमारा वही सार्वजनिक व्यय ले लेंगे जिसमें सार्वजनिक व्यय माइनस सार्वजनिक आय। तो एग्जाम्पल के हिसाब से अगर देखते हैं तो 600 माइनस 500 बराबर 100 करोड़, 20 करोड़ 80 करोड़, टोटल 100 करोड़ हुआ। आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा चौथा घाटा, 3 घाटे तो यहीं से निकल के आ गए, बिल्कुल सिंपल है, सीधे से बात है। अगर ये सब आइटम समझ में आ गई तो ये घाटे भी समझ में आ गए। लेकिन चौथा और इम्पोर्टेंट घाटा होता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय
घाटा, जिसे फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। किसी देश की इकोनॉमी देखनी हो अच्छी है खराब है तो राजकोषीय घाटा ही देखा जाता है। अगर राजकोषीय जितना ज़्यादा घाटा है उसकी स्थिति इतनी बेकार होगी, है ना। वर्तमान आप देख सकते हैं श्रीलंका का राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा कम था, जिस कारण से वहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। अभी राजकोषीय घाटा होगा क्या है, निकलेगा कैसे, इस चीज़ को देखते हैं। अब राजकोषीय घाटे में क्या होगा कि सरकार के कुल व्यय देखा जाएगा, है ना। कुल व्यय कुल सार्वजनिक व्यय, या कुल व्यय, टोटल व्यय देखे जाएंगे। भाई सरकार देखो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से कितना खर्च कर रही है, 600 करोड़ कर रही है, उसमें राजस्व 120 है और पूंजीगत 480 करोड़ है, तो 600 करोड़ टोटल खर्च कर रही है। तो खर्च तो टोटल देखा जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम टोटल घटा दें, सार्वजनिक व्यय टोटल खर्चा 600 है, टोटल आय 500 है, तो जो 100 करोड़ था वो तो हमारा सार्वजनिक घाटा। सार्वजनिक घाटा का दूसरा नाम होता है बजट घाटा। ये भी आता है कि बजट घाटा, सार्वजनिक घाटा को बजट घाटा भी कहते हैं। कोई आपसे पूछे बजट घाटा क्या होता है, तो सार्वजनिक घाटा ही बजट घाटा है। ये जो सार्वजनिक घाटा ही बजट घाटा है, बजट घाटा, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम बात किसकी कर रहे हैं, राजकोषीय घाटे की। तो सार्वजनिक आय में सार्वजनिक व्यय घटा दे, वो तो हो गया सार्वजनिक घाटा या बजट घाटा। लेकिन राजकोषीय घाटा में क्या होगा कि हमें सिर्फ राजस्व आय घटानी है, पूंजीगत आय नहीं घटानी है। क्योंकि सार्वजनिक आय में तो राजस्व आय और पूंजीगत आय दोनों घट जाएगी। क्यों घटानी होगी राजस्व आय, कि देखो ये जो खर्चा है, व्यय है, एक्सपेंडिचर है, सार्वजनिक व्यय और पूंजीगत तो दोनों गवर्नमेंट के खर्चे है। ये भी गवर्नमेंट खर्च कर रही है, ये भी गवर्नमेंट खर्च कर रही है। टोटल 600 करोड़ गवर्नमेंट खर्च कर रही है ना। लेकिन उसकी इनकम है क्या, सिर्फ राजस्व आय। क्या पूंजीगत आय भी इसकी इनकम है, आप कहोगे यार नहीं। अभी बताया था हमने आपको, जब अभी क्लियर किया था कि पूंजीगत आय उसकी इनकम तो है, लेकिन ऐसी इनकम है जिसे उसे लौटाना होगा, वो उसकी देयता है। आय अभी तो आई है, अभी तो उसके पास आ रही है, लेकिन एक निश्चित पीरियड के पश्चात उसे लौटाना होगा। तो इसकी आय, उसकी मेन इनकम हुई कहाँ, उसकी इनकम तो सिर्फ यही है जिसे वो लौटाना नहीं चाहेगी, इनकी राजस्व आय। तो कुल सार्वजनिक व्यय में से राजस्व आय घटाएंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा राजकोषीय घाटा, ठीक है। और थोड़ा समझते हैं राजकोषीय घाटे को। ध्यान से समझिए, राजकोषीय घाटा बहुत इंपॉर्टेंट। राजकोषीय घाटा जिसे हम फिस्कल डेफिसिट बोल रहे हैं। तो फिस्कल डेफिसिट में क्या होगा कि कुल व्यय, कुल सार्वजनिक व्यय लीजिए और उसमें से माइनस करेंगे राजस्व आय। सार्वजनिक आय नहीं, अगर सार्वजनिक आय कर दी तो सार्वजनिक घाटा या बजट घाटा हो गया। राजस्व आय है, और राजस्व आय आप जानते हो जो लौटानी नहीं होती है वो। उसके अलावा कभी अगर, है ना, बहुत स्थिति खराब है सरकार की, तो उसे और कम कर सकते हैं राजकोषीय घाटा को। कैसे, राजस्व आय के अलावा विनिवेश कर सकती है ना, फिर सरकारी चीज़ों को बेच सकती है। जैसे भारत ने एयर इंडिया बेच दिया, है ना, LIC को कुछ शेयर बेच रही है ना, निजी हाथों को दे सकते हैं। सरकारी चीज़ से बोलते हैं विनिवेश है। अगर विनिवेश कर रही है तो उस चीज़ को घटा के राजकोषीय घाटा कम कर सकती है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, जैसे हम दूसरे विदेशों से लोन लेते हैं, ऐसे विदेशों को दे भी देते हैं लोन, है। और वो लोन अगर हमें वापस आ गया, वापस मिल गया, यानी ऋण वापसी अगर हो गई, है ना, तो ये भी इनकम ही होगी। ऐसी इनकम जिसे लौटाने नहीं होगा, तो इस तीनों को जोड़कर उसमें से घटा सकती है। तो इससे राजकोषीय घाटा को कई हद तक कम किया जा सकता है। और इसके बाद भी अगर ज़्यादा घाटा बढ़ता है तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब मानी जाती है, ठीक है। समझ में आया। वैसे तो राजकोषीय घाटा मतलब फिस्कल डिफिसिट कुल सार्वजनिक व्यय में से राजस्व आय घटा दे, ये भी राजस्व ही हुआ। अगर ऐसे कोई विनिवेश करती है, ये ऋण वापसी है, इस चीज़ को आप घटा सकते हैं। नहीं तो अगर ये नहीं है तो सीधा कुल सार्वजनिक व्यय माइनस राजस्व आय, ठीक है। पब्लिक जो रिसीप्ट्स है उसमें से रिवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर में से रिवेन्यू रिसीप्ट्स प्लस डिसइन्वेस्टमेंट प्लस लोन रिटर्न,
ये चीज़ घटा दो, राजकोषीय घाटा निकल के आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया। इसके अलावा क्या कौन सा घाटा हो सकता है? मौद्रिक घाटा। एक मौद्रिक, इससे पहले समझिए, मौद्रिक घाटा से पहले प्राथमिक घाटा। एक चीज़ होता है प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। प्राथमिक घाटा आपने बहुत सुना होगा, प्राथमिक घाटा सरकार का। राजकोषीय घाटा के साथ साथ प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा क्या है? जो राजकोषीय घाटा है, ये तो आप समझ गए, राजकोषीय घाटा। हम बात कर रहे हैं प्राथमिक घाटा इन प्राइमरी डेफिसिट की। तो राजकोषीय घाटा में से ऋण भार और घटा दीजिए, इंटरेस्ट। देखिए क्या होता है कि हमने विदेशों से लोन लिया हुआ है, ठीक है, जो लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, आप उस इंटरेस्ट को हटा दीजिए। अगर आप उस इंटरेस्ट को हटा दीजिए तो जो आपका घाटा होगा उस चीज़ को हम प्राथमिक घाटा कहते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट घटा दीजिए, आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, उस चीज़ को अगर हटा दोगे तो जो घाटा निकल के आएगा वो सिर्फ आपका प्राइमरी घाटा होता है। अगर इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, यहाँ दे रहे हैं, हाँ, तो सभी चीज़ जुड़े हुए हैं, सब पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय में जो है ब्याज का भी पेमेंट शामिल है, तो राजकोषीय घाटा में तो शामिल होगा। लेकिन अगर प्राथमिक घाटा देखना है तो उसको आप घटा दीजिए, किससे? सिर्फ ब्याज को। ठीक है, तो आपको प्राथमिक घाटा निकल के आ जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं घाटा होता है मौद्रिक घाटा। मौद्रिक घाटा, मॉनेटरी डेफिसिट। तो कि मॉनेटरी डेफिसिट क्या होता है? मॉनेटरी डेफिसिट मतलब जब सरकार नए मुद्रा का निर्गमन करती है ना, पुरानी मुद्रा का विमुद्रीकरण करती है। ठीक है, तो जो घाटा लगता है मुद्रा से रिलेटेड वो है ना, नए नोटों के निर्गमन पर है, या पुरानी मुद्रा का विमुद्रीकरण जब करती है तो इससे जो घाटा लगता है वो आपका मौद्रिक घाटा कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारे सभी तरह के घाटे समझ में आए हैं। इसके अलावा सरकार के जो व्यय हैं आपको समझ में आ गए। सार्वजनिक व्यय क्या होता है, राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, और आय भी क्या होती है। इन व्यय में सीधे कुछ व्यय ऐसे भी थोड़ा कभी आता है, ये होता है योजनागत व्यय। योजनागत व्यय एक होता है गैर योजनागत व्यय। गैर योजनागत व्यय। तो योजनागत व्यय क्या होता है? ऐसे व्यय जो सरकार पहले से प्लान करके रखती है ना, सड़क, बांध, पुल, ये सब चीज़। और गैर योजनागत व्यय वही सब चीज़ जो पहले सब कोई प्लान नहीं होते है ना, जैसे स्थिति आई उस हिसाब से खर्च कर दिए, वो गैर योजनागत व्यय होगी, नाम से पता लग रहा है। तो ये सब चीज़ आप समझिए। ठीक है, अभी पब्लिक फाइनेंस जो हम कर रहे हैं इसमें ये चीज़ समझ में आया। इसके अलावा आप मुद्रा और देख लीजिए, मनी। इसे रफ करूँ मैं ताकि पब्लिक फाइनेंस हमारा पूरा यहाँ ख़त्म हो जाए। और इसके लिए आपको एक बार फिर बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो काफ़ी दिनों बाद आई है, अगली वीडियो जल्दी आए तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर चैनल पर बढ़ाइए। ठीक है जी, हम बात करते हैं ऐसे मुद्रा के स्वरूप। पब्लिक फाइनेंस का एक पार्ट है मुद्रा के स्वरूप। तो मुद्रा को कितने प्रकार की होती है आपने सुनी होगी, M1, M2, M3, M4 है। ये क्या होती है M1, M2, M3, M4 मुद्रा? इसके बारे में और जानते हैं ताकि पब्लिक फाइनेंस का ये टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो M1 मनी क्या होती है? जो मुद्रा होती है, मुद्रा यानी मनी। ठीक है, तो M1 मनी क्या होती है? M1 मनी मतलब जो हमारी जनता है, पब्लिक है, जनता के पास जो नगद है, जनता के पास जो भी करेंसी है, जो भी नगद है वो, प्लस बैंकों के पास, मांग जमा तो ऐसे जमा जिसे कभी भी जनता मांग सकती है। ठीक है, वो भी मान के चलो जनता के पास नगद ही रखा है, ये तो जनता के पास घर में जो पैसा है ना, रुपये सिक्कों में है, रुपयों में जो भी है वो, और प्लस बैंक के पास
मांग जमा, है ना। मांग जमा का मतलब बैंकों में जमा है, लेकिन अगर बैंकों में मेरा 10 लाख जमा है और लेकिन मुझे आज 10 लाख की जरूरत है तो आज बैंक से निकाल सकता हूँ, उस चीज़ को मांग जमा बोलते हैं। वो प्लस RBI का पैसा जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो भी जमा है, उन तीनों के योग को हम M1 बोलते हैं। ठीक है, आप खुद देख लीजिए कितना पैसा होगा कि जनता के पास पूरी जनता के पास जितना पैसा है वो, बैंक के पास जितना पैसा है मांग जमा वाला वो, और RBI के पास पैसा, तीनों को टोटल मिलाते हैं, उस चीज़ को हम M1 बोलते हैं। ठीक है, इसे तरल मनी बोलते हैं। ये बिल्कुल लिक्विड होती है। तरल मनी का मतलब जो ऑलरेडी कैश में है या बिल्कुल कैश के एकदम नज़दीक होती है। ठीक है जी, जिससे हम आसानी से कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं, है ना। हमें किसी चीज़ की करनी है, नगद है तो एकदम दे दो, बैंक है बैंक से निकाल के दे दो। ठीक है जी। और M2 क्या होता है फिर? M2 में M1 तो आएगा, M1 प्लस, पूरा M1 आ गया, तीनों चीज़ आ गई। M1 के अलावा डाकघर, जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, डाकघर की बचत जमा, ठीक है जी। डाकघर की जो बचत जमा होंगी वे सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। अब जब देखते, जब पहले बैंक में इतने खाते नहीं खुलते थे तो अकाउंट, डाकघर में अकाउंट ओपन कराए जाते थे, छोटी छोटी बचत डाकखाने में जमा कर दी जाती थी, अब भी चल रही है। ठीक है, तो डाकखाने में जो बचत हैं, जो जमा है वो, और ये सब ऊपर की सब चीज़ मिला के, है ना, तो वो क्या आ जाएगी, उसे बोलते हैं M2 मुद्रा। ठीक है, अब M3 में क्या आएगी? M3 में भी M1 आएगी प्लस बैंकों के पास फिक्स डिपॉजिट्स, बैंकों के पास जो फिक्स डिपॉजिट्स है वो M1 पूरा, और बैंकों के पास फिक्स डिपॉजिट्स। अब आप मुझे एक बात बताइए कि M1, चलो आपके पास सही में आगे क्या है, M2 M1 से छोटा है या बड़ा? जाहिर सी बात है बड़ा ही होगा, क्योंकि इसमें M1 तो पूरा आ ही गया और डाकघर का जो बचत जमा है वो और आ गई। अब M3 बताइए, M2 से बड़ा कि छोटा? अब यहाँ थोड़ी दिक्कत होगी, है ना, क्योंकि इसमें M2 पूरा नहीं आया। M3 में अब बात करें तो M1 ही आ रहा है, वहाँ पे M1 आ रहा है, तो यहाँ तो सेम है, M1 वहाँ भी आ रहा है, वहाँ भी आ रहा है। आगे क्या जोड़ दें? वहाँ डाकघर की जमा जोड़ी है और यहाँ बैंकों के पास FD जोड़ी है, फिक्स डिपॉजिट जोड़ी है। तो यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि डाकघर में बचत जमा ज़्यादा होगी या FD ज़्यादा होगी, तो सीधी बात है बैंकों की FD ज़्यादा होगी, तो इसलिए M3 बड़ा हो जाएगा M2 से, है ना। अगर डाकघर की जमा ज़्यादा हो गई किसी वजह से तो फिर वो बड़ा हो जाएगा। हाँ, जनरली फिक्स डिपॉजिट ही बड़ी होंगी, तो ये M3 भी आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं M4 की। M4 में क्या होता है? M3 पूरा आ जाएगा जी। ठीक है, M3 का मतलब M1 आ गया सारा, और बैंकों के पास फिक्स डिपॉजिट्स आ गई, बचा क्या? डाकघर। तो डाकघर भी सारा है ना, इनके डाकघर की कुल जमा राशि, खाली बचत नहीं, सब टोटल कुल जमा राशि इसमें आ जाएंगी, तो सबसे बड़ी हो गई M4। ठीक है, M4 मुद्रा में M3 पूरा आ गया यहाँ ना, और M3 में क्या आ गया? M1। M3 के अंदर M1 ऑलरेडी है ही है, और क्या है? बैंकों के पास FD है और डाकघर की बचत बची, तो डाकघर की कुल बचत यहाँ से आ गई, बचत वाली भी, बचत जमा भी और वैसी जमा भी, FD सब टोटल कुल जमा यहाँ से आ गई, तो M4 सबसे बड़ा हो गया, है ना। अब तरलता के हिसाब से आप देख सकते हैं, तरलता के हिसाब से M1 सबसे तरल है, M1 क्या है? सबसे तरल है, और उसे हम आकस्मिक मनी भी बोलते हैं। इमरजेंसी में इतना पैसा आपके M1 तो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, M1 क्या है? सबसे तरल है और आकस्मिक है। इसे चीज़ को अगर वैसे मुद्रा के बाद में बात करें, इसे बोलते हैं संकुचित मुद्रा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, संकुचित मुद्रा क्या होती है? तो M1 होती है जी संकुचित मुद्रा। ठीक है, और फिर विस्तृत मुद्रा क्या होती है? तो M4 होगी। M4 में सभी तरह की मुद्रा आ गई। M4 क्या है? विस्तृत मुद्रा। ठीक है जी। तरलता क्रम आप जानते ही हैं, अगर तरलता देखनी हो तो तरलता में सबसे पहले क्या आएगा? नगद है, उसके बाद अगर आपके पास सोना है तो वो आएगा, और उसके बाद फिर ज़मीन आती है। ठीक है, तरलता का सही क्रम ये होता है। लेकिन हम बात करें M1 के हिसाब से, M1 आपकी संकुचित मुद्रा या सबसे तरल मनी होगी, और सबसे विस्तृत मुद्रा जो होगी वो M4 होगी। तरलता इनसे कम होती चली जाएगी, जैसे अगली स्टेप पे जाएंगे तरलता आपकी कम होती चली जाएगी। और
अब एक चीज़ होती है मौद्रिक नीति, है ना, आरबीआई की मौद्रिक नीति पढ़ेंगे आगे बाद में हम, लेकिन थोड़ा सा यहाँ चीज़ बताए थे कि आरबीआई की मौद्रिक नीति कहाँ काम करती है, कौन सी मनी पर काम करेगी, M1 पर, M2 पर, M3 पर, M4 पर, है ना। तो आप बता सकते हैं आप किस पर काम करना चाहिए। आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है बैंकों के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो कहाँ आप काम करेगी, ठीक, क्यों देखो कि बैंकों के लिए बनाई जाएगी तो जहाँ डाकघर होगा वहाँ तो काम करेगी नहीं, है ना। M4 पर काम नहीं करेगी, ठीक है, M2 पर काम नहीं करेगी, बचा क्या, M1 और M3। तो किस पर काम करनी चाहिए, M1 पर कि M3 पर, हाँ। तो आप कहोगे कि M1 पर, बिल्कुल M1 पर करेगी, लेकिन M1 से बड़ा तो M3 है, M3 के अंदर M1 तो कंप्लीट है ही है सारा, और बैंकों के पास फिक्स्ड डिपॉजिट भी है। तो आरबीआई की मौद्रिक नीति कहाँ काम करती है, M3 पर, है ना। तो एग्रीगेटिव मॉनेटरी रिसोर्स AMR भी बोलते हैं M3 को, पूछ लिया जाता है मौद्रिक नीति कहाँ है, AMR क्या होगा, एग्रीगेटिव मॉनेटरी रिसोर्सेज M3, है। बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो M3 वो है जिस पर बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति काम करती है, वो M3 मुद्रा होती है, क्योंकि इसमें बैंक टोटल है, जनता के पास नगद, बैंकों के पास, आरबीआई के पास जमा, और बैंक की FD वाला चीज़ भी आ जाती है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये आज पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत इतनी चीज़ें जो आपको बताई गई हैं ये आपको समझ में आई होंगी, हैं। और उसके साथ साथ आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया था तो अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, है ना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोटिवेशन मिले और जल्दी से जल्दी वीडियो आ जाए, है ना। नहीं तो फिर वही 10 दिन 5 दिन हफ्ते बाद वीडियो आएंगी, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट भी घटता है, ठीक है। तो प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे, है ना। और कमेंट के माध्यम से बताया भी कीजिए, है ना, वीडियो आपको कैसे लगती है कहाँ सुधार की ज़रूरत है, कहाँ नहीं है, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।